Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture on water is water for industries. So let us discuss about it. Basically, water usage is classified as maximum water is used in agriculture, for crops and for livestock, and it is used as municipal usage, and it is used for industries. Industries mostly use about greater than 50% of the water, and basically industries need water for the cooling purpose. Basically in the industries, while working there, the chemical reactions occurring release a lot of heat, and to prevent the effect of heat, it is needed the industries need water for the purpose of cooling, to absorb this eliminated और जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो रिज़ल्ट में हीट एक्सक्रीट होती है, उसको कूल डाउन करने में वाटर यूज़ होता है. रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड इन प्रोसेसेस. समटाइम्स इसको हम हीटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम मल्टीपल इफ़ेक्ट एवेपोरेटर्स में यूज़ कराते हैं, और समटाइम हम इसको इन द प्रोसेस हम यूज़ कराते हैं एज अ रिएक्टिंग एजेंट फॉर मेकिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर मस्ट बी सॉफ्ट फॉर द हीटिंग पर्पस. अगर आपने हीटिंग पर्पसेस के लिए वाटर को यूज़ किया तो वाटर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए. अदरवाइज़ वाटर जब उसकी वेपोरेशन होगी तो वो स्केल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा बॉयलर्स वगैरह में या पाइप्स वगैरह में, जहाँ पे वाटर सर्कुलेट कर रहा है, तो वहाँ पे वो बर्स्टिंग ऑफ पाइप्स या बॉयलर जो है वो कॉज कर सकता है. सो वाटर मस्ट बी सॉफ्ट फॉर द हीटिंग पर्पस. हार्ड वाटर कैन रिजल्ट इन स्केल्स फॉर्मेशन. सो अब वाटर को सॉफ्ट करवाने के लिए फॉर दिस गोल कंडीशनिंग ऑफ वाटर इज़ नीडेड. मैक्सिमम अप टू 0% उसमें जो है वो स्केल्स वगैरह की फॉर्मेशन एबिलिटी होनी चाहिए. तो मतलब वाटर से हमने हार्डनिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको हमने रिमूव करवाना होता है. सेकंड, वाटर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फॉर इन प्रोसेस यूजेज, जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, उसके लिए क्या करते हैं, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो डिटरमिन करती है कि इंडस्ट्री किस लोकेशन पे हम बनाएंगे. ठीक है. अब बॉयलर फीड वाटर क्या होगा, जो वाटर हम बॉयलर के अंदर फीड करवाएंगे फॉर द रिएक्शंस या फिर कूलिंग इफेक्ट के लिए. मस्ट बी सॉफ्ट हो. इट मस्ट बी सॉफ्ट टू अवॉइड स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन. मोर ओवर सस्पेंडेड मैटर शुड नॉट बी प्रेजेंट इन वाटर. मोर ओवर ऑर्गेनिक मटीरियल ऑल्सो शुड बी एब्सेंट. ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें इनऑर्गेनिक मटीरियल भी एब्सेंट होने चाहिए. अच्छा, ये तो इंडस्ट्रीज़ में जब हमने यूज़ करना है तो उसके लिए फीड वाटर ऐसा होना चाहिए था कि उसमें हार्डनिंग जो एजेंट्स हैं, हार्डनेस काजिंग एजेंट हैं, वो नहीं होने चाहिए. सेकंड, अगर हमने इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कराना है तो फिर क्या होगा, मोस्ट ये जो है सेंसिटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेडिसिन या जो भी हमारे लिए नीडेड है मेडिकेयर, वो यहाँ पे हमने डील करनी है. तो उसके लिए वाटर जो है इट शुड बी क्लियर फ्रॉम एनी जो है वो हार्डनिंग एजेंट एंड फ्रॉम एनी ऑफ द any of the particle that can be harmful for a human body. So water must be very pure for process formulation. So minerals should also not be present in this water, क्योंकि अगर कुछ और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे रिक्वायर्ड मटेरियल की बजाय, तो वहाँ पे वो जो है वो बॉडी के अंदर सर्टेन डिजीज़ या एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स जो होते हैं डिजीज़ के, वो क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हम लेदर इंडस्ट्री में बात करें तो इसके लिए भी हार्डनेस को रिमूव कराना वाटर में से बहुत ज़रूरी है. लेदर इंडस्ट्री को हम टेनिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं. इसमें हम लेदर की टेनिंग करते हैं बेसिकली. और बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस जो यूज़ होता है वो होता है क्रोम टेनिंग का, जिसमें हम क्रोम सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एक तो वाटर जो है अल्कलाइन नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर वाटर यहाँ पे अल्कलाइन होगा, मतलब उसके अंदर कोई अल्कलीज अगर डिज़ोल्व हैं टेनिंग इंडस्ट्री के वाटर में, फीड वाटर में. अब बेसिकली अल्कलाइन इसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, या उनके सॉल्ट्स हो सकते हैं, या वो वाटर में अगर डिज़ोल्व हो तो वो अल्कलाइन नेचर वाटर की क्रिएट कर देंगे. तो क्या होगा, वहाँ पे ये क्रोमियम की प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करा देंगे और टेनिंग जो है वो प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकेगा. सो वाटर मस्ट बी सॉफ्ट फॉर लेदर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, फॉर पेपर इंडस्ट्री वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम आयरन. आयरन से फ्री होना चाहिए, और इसके अंदर और हैवी सॉल्ट्स हैवी जो है मेटल केटाइंस एनाइंस वगैरह नहीं होने चाहिए. वाटर मस्ट बी सॉफ्ट. हार्ड वाटर जो है इसमें क्या करता है, क्रॉस कर देता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आइंस और एंड रेजिन्स पेपर इंडस्ट्रीज़ में.
क्योंकि इसमें रेजन्स वगैरह होते हैं जो यूज़ होते हैं, और सर्टेन आइंस नीडेड होते हैं, और इसमें जो है वो कुछ बाइंडिंग एजेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, साइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, उनके लिए जो है ये वाटर मस्ट बी सॉफ्ट। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ अगर हम आएँ, कपड़ा बनाने की जो हमारी इंडस्ट्री है, तो उसमें देखें हमने यहाँ पे डाइंग वगैरह के लिए पिगमेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं, सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो उसके लिए वाटर जो नीडेड है वो क्लियर वाटर होना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोफोबिक नेचर क्रिएट हो सकती है कुछ सर्टेन आइंस की वजह से, और वहाँ पे जो है वो फिक्सेशन जो है वो पिगमेंट्स की होना फैब्रिक पे वो डिफ़िकल्ट काम हो सकता है। सो वाटर मस्ट बी सॉफ्ट, and it must be transparent. सस्पेंडेड मैटर, और इसके अंदर सस्पेंडेड वाटर में जो है मैटर वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करें इसके अलावा अगर हम लॉन्ड्रीज़ में देखें तो इसके लिए वॉशिंग वगैरह के लिए जो है वो वाटर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर वाटर इसमें सॉफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा सोप कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी इसमें, और इसके लिए हमें इफ़ेक्टिव वॉशिंग नहीं होगी, और जो हमारी जो फैब्रिक होगी हमारे कपड़ों के ऊपर कुछ स्टेन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कपड़ों का जो है उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगी। सो वाटर मस्ट बी सॉफ्ट, आयरन कैन कॉज स्टेन्स ऑन क्लॉथ। आयरन बेसिकली इसमें और एक पेपर इंडस्ट्रीज़ में जो है ये हमें बड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा डिस्टिलरीज़ की बात करें अगर, तो इसमें अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए हमें ये नीडेड होती हैं डिस्टिलरीज़, और इसके लिए भी वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जो है, और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी जो है वो नेटिव्स जो हैं वो कुछ पीते हैं, ऑल्दो ये कि यहाँ पे मुस्लिम्स पे जो है वो बैंड है, मगर लोग फिर भी इसके आदी होते हैं और लोग इसको ट्राई करते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए वाटर जो है इट मस्ट बी प्योर, एंड मोर ओवर ये नहीं कि इसको सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है अल्कोहल को, इसको हम मैनी रिएक्शंस में भी यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें। तो इसके लिए जो है वाटर इट कंटेन्स फ्यू माइक्रोब्स प्रेजेंट। इसके लिए कुछ चंद प्रिस्क्राइब्ड माइक्रोब्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है ताकि प्रॉपर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सके और अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए ड्रिंकिंग वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर जो है इट शुड बी प्योर एंड इट डजंट कंटेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए सर्टन, वो भी अप टू सर्टन लिमिट्स तक। अगर वो मिनरल एक्सीड करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑक्सलेट्स या कुछ इस तरह के किडनी स्टोन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये वाटर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसकी एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये यूजुअली सेटिस्फाइड नहीं होती नेचुरली वाटर में। सो वाटर जो है इसको सबसे पहले बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है परफेक्ट इंडस्ट्रीज़ में यूजेज के लिए, ताकि ये जो है हम इसको यूज़ कर सकें और स्केल्स वगैरह की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकें। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो वो है वाटर हार्डनेस पे ही। उसका क्या है डिटेल वो देख लेते हैं। वाटर हार्डनेस बेसिकली होती क्या है, क्यों होती है, और आगे फर्दर उसको रिमूव करवाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सो वाटर हार्डनेस, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली जो है इट इज़ मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट। ये हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम जो है ये वाइट वॉशिंग वगैरह के लिए भी चूना जिसको कहते हैं इसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये सोलुबल होता है वाटर में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सोलुबल नहीं होता। एंड ऑलमोस्ट 13.6 मिलीग्राम अगर हो माइक्रो मैग्नीशियम कार्बोनेट के इन वाटर में एट 25 डिग्री सी, तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम देखें तो अगर ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो तो हम इसके प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये सॉल्युबलाइज्ड हो जाता है वाटर में। अच्छा, अगर हम अब हार्डनेस पे आएँ तो ये क्या है, हार्डनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्डनेस इज़ बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कंज्यूम सोप। सोप इज़ प्रेसिपिटेटेड इन हार्ड वाटर। सोप इज़ बेसिकली क्या है, सोप इज़ द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे अब इसमें देखें सोडियम स्टीरेट है। ठीक है, ये क्या करेगा वाटर में जब होगा, और अगर सोप के अंदर कोई वाटर के अंदर कोई हैवी मेटल होगा तो ये माइसल्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। माइसल्स बेसिकली क्या करेंगे, माइसल्स कैसे बनेंगे, इसमें अगर लेट्स सपोज कैल्शियम साल्ट है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आइन है या कैल्शियम आइन है, तो वो मेटल जो है ये एक्ट करेंगे, और ये जो हमारे पास इसकी स्टीरिक
जो है सोडियम स्टीरेट, इसमें से ये जो इसका सोडियम रिमूव होता है और C17H35COO COO नेगेटिव बन जाएगा और ये जो है ये इसकी हमारे पास हाइड्रोफोबिक इसकी जो चेन बन जाएगी और एक हाइड्रोफिलिक एंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसका ये जो है हेड होगा एक और इसका टेल होगा। इसका जो है COO नेगेटिव वाला पोर्शन वो कैल्शियम की तरफ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्टीरेट आइंस जो हैं ये इसकी तरफ आ जाएंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम आइन की तरफ, और ये एक सेल्फ एक्यूमुलेटेड सा स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और हमारी वॉशिंग वगैरह को इफ़ेक्ट करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम ये जो बनता है, ये जो एक रिप्रेजेंट किया हुआ है छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे ये क्या है, माइसेल्स फॉर्मेशन, एंड इट इज़ एडेड टू द वाटर ड्यूरिंग क्लीनिंग एक्शन। Micelles when attached to the monovalent cation, when attached to divalent and trivalent, divalent में ऐसे होगा कैल्शियम के साथ, और अगर ट्राइवेलेंट हो एल्युमिनियम के साथ तो 3 इसके साथ स्टीरेट आयन अटैच हो जाएंगे। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड इंस्टेड ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन। अच्छा, माइसेल्स की फॉर्मेशन तब होती है जब ये मोनोवेलेंट के साथ अटैच होगा। माइसेल्स बेसिकली क्या था, जब आपने क्लीनिंग एक्शन कराना है या कोई स्टेन वगैरह रिमूव कराना है फैब्रिक से, तो वो मोनोवेलेंट आयन जो है वो इस तरह से अटैच हो जाते थे आपके स्टेन के साथ, ये स्टीरेट कंबाइन होकर उसको वॉश आउट कर देता था। लेकिन अगर मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट प्रेजेंट है तो वो आपका एक्शन जो है क्लीनिंग एक्शन नहीं हो पाएगा, फैब्रिक से स्टेन वैसे के वैसे रहेंगे, बल्कि इसकी बजाय जो कैल्शियम था और मैग्नीशियम था उनके साथ ये बॉन्ड बन जाएगी। सो हार्डनेस कैन बी बिकॉज ऑफ एनी मल्टीवेलेंट आइंस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइन। इसमें कोई भी आइन हो सकते हैं, जैसे आयरन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। अब बेसिकली इसमें जो है ये किसी भी मल्टीवेलेंट आइंस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है मोस्टली अबंडेंट होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के करीब रॉक्स या मिनरल्स हों तो उनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इजीली जो है वो उसमें ये डिज़ोल्व होने की वजह से ये जो है हार्डनेस कॉज कर देते हैं और वाटर के एक्शन को जो है वो कम कर देते हैं। वाटर पास थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बिकम सॉल्युबल इन वाटर रिजल्टिंग इन द प्रीडोमिनेंट वाटर हार्डनेस। नाउ ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज़ अगर देखें वाटर की, तो वाटर जो है ये रिलेट करती हैं बेसिकली वाटर के टेस्ट के साथ, वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। we can be a water hardness to some extent only because calcium and magnesium ions are also necessary for body, but अगर ये certain limit को exceed करते हैं बॉडी को तो ये भी डेंजरस होते हैं। तो बेसिकली जो एक्सेप्टेड है रेंज वो ये इस तरह से हैं, और वो किस पे कौन सी कैटेगराइज करती हैं उसको देख लेते हैं। 0 से 60 ppm अगर हो तो वो वाटर सॉफ्ट होता है, इसको ड्रिंकेबल वाटर भी कहते हैं, और 60 से 120 अगर हो तो ये मॉडरेटली हार्ड होता है। 120 से 180 ppm हो हार्डनेस वाटर की तो ये हार्ड होता है, और अगर ग्रेटर देन 180 ppm हो तो इट इज़ कॉल्ड वेरी हार्ड वाटर, और 0 से 300 ppm जो है इसको कंसीडर किया जाता है ये सेफ़ है ड्रिंकिंग के लिए। हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ कैटाइंस बिकॉज दे अटैच फैटी एसिड्स विद दैम। ठीक है, डिटर्जेंट अब बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि क्लीनिंग एक्शन कर सकें, क्योंकि इसमें सॉप तो वर्किंग नहीं कर सकेगा पॉसिबली। तो डिटर्जेंट जो होते हैं बेसिकली ये हार्ड वाटर में भी वर्क कर जाते हैं। डिटर्जेंट्स होते क्या हैं, ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं ये बेसिकली नेचर। इनको हम सर्फेक्टेंट्स भी बोल देते हैं, या सरफेस एक्टिंग एजेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। डाइज होते हैं कुछ, ये बिल्डर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये ब्राइटर्स होते हैं, इनमें कुछ ये एडिटिव्स होते हैं, ये टैकल कर लेते हैं। बिल्डर्स इनके अंदर जो होते हैं वो हार्डनेस के साथ टैकल करते हैं। बिल्डर्स बेसिकली अब इनमें क्या हो सकते हैं, सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं या फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर। तो अब ये सिलिका या फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये वाटर के अंदर जो है ये भी हार्डनेस क्रिएटिंग एजेंट बन सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, अटैच कर जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, और सिलिका बेस्ड और फॉस्फेट बेस्ड ये जो एक्टिव बिल्डर्स हैं इसमें ये मिल जाएंगे इन दोनों कंपाउंड्स के साथ, तो ये हमें हार्डनेस को डील करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से ये जब उनको बिजी रखेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम को, तो सोप जो है उस वाटर में एक्शन कर पाएगा। Now let us have a glance at the types of hardness. Basically, following are the types of hardness: temporary hardness of water and the permanent hardness of water. Here we will discuss about the
nature of hardness and its how it can be possible ways to remove that kind of hardness. Temporary hardness is also called as alkaline hardness because of bicarbonates. Temporary hardness is because of bicarbonates of calcium and magnesium, and it can be removed simply by the boiling of that water, because boiling of that water will convert the bicarbonates into carbonates. Here is the equation. Calcium or magnesium ion from water will combine with the bicarbonate and make calcium carbonate and magnesium carbonate, and on heating this can be removed in the form of precipitates. Now discuss about the permanent hardness. Permanent hardness is also called as non-alkaline hardness. It is because of chlorides and sulfates and phosphates and nitrates. Chlorides, sulfates, nitrates and phosphates of calcium and magnesium. They cannot be removed by a simple boiling, but they require special treatments to remove that kind of hardness. This is called as permanent hardness, and it is also called as non-carbonate hardness because no carbonates are present here. कार्बोनेट वाली हार्डनेस जो है ये सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस में आती है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वाली. इसके अलावा क्लोराइड, सल्फेट्स, जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स वाली हार्डनेस जो होगी वो परमानेंट हार्डनेस की वजह से होगी. अब टोटल हार्डनेस अगर देखा जाए, टोटल हार्डनेस इज ड्यू टू द सोल्युबल कैटाइंस विच प्रोड्यूस टोटल हार्डनेस ऑफ ड्यू टू इनसॉल्युबल सॉल्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. अब टोटल हार्डनेस क्यों होगी? कार्बोनेट हार्डनेस इसमें आ जाएगी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी आ जाएगी. मतलब इसमें टेम्परेरी प्लस परमानेंट हार्डनेस मिलके क्या बना देगी? टोटल हार्डनेस बना देगी. इसके अलावा या अल्कलाइन हो और नॉन अल्कलाइन हो हार्डनेस, तो तब भी मिलके टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हार्डनेस आएगी. इसके अलावा कह सकते हैं इन अदर वर्ड टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं? टोटल हार्डनेस कहते हैं. एंड बेसिकली इट इज़ ड्यू टू इनसॉल्युबल सॉप एंड सॉप सोल्यूशन मेकिंग बेसिकली. अब हमने इसको जो डिटरमिन करना है वाटर हार्डनेस को, उसके क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग ये मेथड्स हैं. फर्स्ट वन है, हम इसकी जो वाटर होगा उसकी सैंपल की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करवाएंगे EDTA सॉल्ट्स के साथ. जब टाइट्रेशन करवाते हैं तो EDTA कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. सेकेंड मेथड हो सकता है हमारे पास हार्डनेस मेथड. इसमें क्या कराते हैं? हम टाइट्रेशन कराते हैं एसिड्स के साथ, और लेकिन ये मेथड जो है इसमें हमारे पास सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस को मेजर करता है बिकॉज एसिड रिएक्ट विद ओनली बेसिक कंपोनेंट्स. और जो हमारे पास जो है यहाँ से टेम्परेरी हार्डनेस निकलेगी. परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें दोबारा से कोई नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा. बेसिक हार्डनेस या कोई नेगेटिव एनाइंस वगैरह की वजह से जो हार्डनेस प्रेजेंट होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए. थर्ड मेथड इज सोप मेथड. इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐड सोप टू द हार्ड वाटर until the hard water gives leather with that soap. It shows that all the hardness causing calcium and magnesium are precipitated completely. This method can be used to measure complete hardness, total hardness. ठीक है. सोप मेथड से हम टोटल हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फिर उसको ये जो हमारे पास टोटल हार्डनेस वाला वाटर होगा उसको टाइट्रेट कराएंगे उस वाटर को, तो हमें हार्डनेस का रिज़ल्ट पता चल जाएगा. फिर उस वाटर को अगर हम बॉयल कराएं तो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी जब हम उसमें से रिमूव करा देंगे उन प्रेसिपिटेट्स को. दीज टेम्परेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड ओनली, परमानेंट हार्डनेस फिर उसमें से लेफ्ट हो जाएगी. एंड दिस इज़ टाइट्रेटेड अगेन एंड देन टेकिंग डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो हार्डनेस के यूनिट्स हैं वो है ppm ऑफ CaCO3. और जो हमारे पास जो है वो हार्डनेस जो रिमूव हो रही है यहाँ पे EDTA के साथ, तो वो ये इस तरह से होगा कि ये हेक्सावेलेंट लिगेंड होता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राइड एसिटिक एसिड. तो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये रिएक्ट करता है और एक चिलेट फॉर्मेशन कर देता है. तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आइंस की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाता है. In the next lecture, we will discuss about the disadvantages of water hardness and scale and sludge difference and the ways to remove hardness of water further to remove scales and sludge.